अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो खसूसी तौर पे उन मरीज़ों की तवज्जो के लिए है कि जिनको दिल के धड़कन की बेतरतीबी, जिसको हम उर्फ़ आम में एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, वो उसका शिकार होते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले किसी भी बीमारी का लफ्ज़ी मतलब देखें। एट्रिया यानी एट्रियल किस चीज़ के लिए है? एट्रिया के लिए। और फिब्रिलेशन का मतलब होता है फड़फड़ाना, क्विवरिंग। कोई चीज़ जब फड़फड़ाती है तो उसे फिब्रिलेट कहते हैं कि वो फिब्रिलेट कर रही है। तो एट्रिया क्या है? हमारे दिल के 4 खाने होते हैं। 2 ऊपर वाले छोटे खाने होते हैं। हर एक खाने को हम कहते हैं राइट और लेफ्ट एट्रियम, और दोनों को जब हमने इकट्ठा बयान करना हो तो हम कहते हैं एट्रिया। और नीचे वाले जो 2 बड़े खाने होते हैं उनको हम कहते हैं वेंट्रिकल, और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं। और जब किसी एक दोनों को इकट्ठा बताना होता है तो वेंट्रिकल्स कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो एट्रियल फिब्रिलेशन है ये फड़फड़ाहट है दोनों एट्रिया की, या एक ऐसी फिब्रिलेशन, क्विवरिंग या फड़फड़ाहट है जिसका आगाज़ होता है एट्रियम से या एट्रिया से। दोस्तों, जो दोनों जो एट्रिया हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं, तो खून नीचे वाले बड़े खानों में आता है जिसको वेंट्रिकल्स कहते हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो राइट वाला फेफड़ों में भेज देता है खून को सफाई के लिए, या ऑक्सीजन डलने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के निकाले जाने के लिए। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो साफ़शुदा खून को पूरे जिस्म में भेज देता है इस्तेमाल के लिए। ये बुनियादी काम है। अब होता ये है कि जो दोनों एट्रिया होते हैं, देखें राइट एट्रियम जो है वहाँ पे जहाँ पे पूरे जिस्म से गंदा खून दाखिल हो रहा होता है, तो वहाँ पे स्पेशल किस्म के मसल्स होते हैं जिनको हम साइनो एट्रियल नोड कहते हैं। नोड होता है नुक्ता, यानी वो सारे स्पेशल सेल वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, उसको हम कहते हैं साइनो एट्रियल नोड। वहाँ से बरकी रो या इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्सेस होती हैं वो पैदा होती हैं। वो स्पेशल सेल के ज़रिए राइट और लेफ्ट एट्रियम में भी जाते हैं और बाद में वेंट्रिकल्स दोनों में जाती हैं। और उसके बाद दोनों जो एट्रिया और वेंट्रिकल हैं उनमें जब वो बरकी रो गुजरती है तो उनको वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाती है या उसमें हरकत पैदा करती है जिससे खून हरकत में आता है या मूव करता है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके घर में अगर 4 बड़ी ट्यूब लाइट्स लगी हों और आप एक बटन दबाएंगे तो वो पहले करंट जाएगा ट्यूब लाइट्स की तरफ, ये एक इलेक्ट्रिकल इवेंट होगा। फिर जब ट्यूब लाइट जल जाएगी तो आपके सामने होगा कि एक मैकेनिकली भी आपको नज़र आ जाएगा एक हरकत या एक काम, लेकिन वो शुरू कहाँ से हुआ होगा? आपके बटन के ऑन या ऑफ करने से। इसी तरह से हमारे राइट एट्रियम में साइनो एट्रियल नोड होता है, जो वहाँ से इलेक्ट्रिकल इंपल्स या बरकी रो पैदा होती है और फिर हमारा दिल धड़कता है। नॉर्मली क्या होता है कि 1 मिनट में 60 से 90 दफ़ा 1 मिनट में, या 60 से 100 दफ़ा हमारा दिल धड़कता है नॉर्मली, क्योंकि ये जो साइनो एट्रियल नोड है वहाँ से इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स है या बरकी रो जो है उसका आगाज़ होता है इतनी दफ़ा। लेकिन फिर क्या होता है, बाज़ लोगों में किसी भी वजह से जो दोनों एट्रिया होते हैं लेफ़्ट और राइट जो हैं उसमें कहीं पे भी कुछ और जो मसल होते हैं वो भी यही काम करना शुरू कर देते हैं। अब एक तो साइनो एट्रियल नोड बरकी रो या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पैदा कर रहा था, अब कुछ और नुक्ते या मसल के हिस्से जब ये पैदा करते हैं तो अब वो भी नीचे जाके कोशिश करते हैं कि दिल को अपनी मर्जी से चलाएं। इसके नतीजे में जो एक गड़बड़ पैदा होती है उसकी वजह से जो दिल है, एट्रिया भी फड़फड़ाते हैं, क्योंकि वो एक कुव्वत तो होती नहीं है, कभी दूसरी कुव्वत आ जाती है, कभी तीसरी कुव्वत आ जाती है, यानी वो नुक्ते जो अपनी अपनी फायरिंग कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है, आपने 4 ट्यूब लाइट्स लगाई, एक बटन दबाया, चारों जल गई, बिल्कुल ठीक चल रहा था। लेकिन फ़र्ज़ करें अब चारों ट्यूब लाइट्स जो हैं वो एक से ज़्यादा बटन जो हैं वो उनको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये गड़बड़ पैदा हो जाती है। तो जिसकी वजह से दिल जब फड़फड़ाता है, इस पूरी कंडीशन को हम कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। ईसीजी के ऊपर यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या दिल की जो पट्टी होती है उस पर हमें पता चल जाता है कि किसी के दिल की रफ्तार जो है वो बेतरतीब है। और 1-2 और क्राइटेरिया हैं कि हम ईसीजी से भी बता सकते हैं। और जब आप अपनी पल्स चेक करते हैं, ये वीडियो देखते हुए आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करें और अपनी पल्स को देखें 1 से 2 मिनट के लिए, तो आपको इसमें रेगुलरिटी नज़र आ रही है कि एक ख़ास तरतीब से ये आपकी जो पल्स है ये धड़क रही है। लेकिन जो एट्रियल फिब्रिलेशन के मरीज़ होते हैं उसमें तरतीब ख़त्म हो जाती है, कभी जल्दी धड़केगी, कभी थोड़े वक्फे ज़्यादा से धड़केगी। तो ये जो इरेगुलरिटी होती है, बेतरतीबी होती है, ये अमूमी तौर पे एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से होती है। और क्यों होती है मैंने आपको बता दिया। जब एक दफ़ा एट्रियल फिब्रिलेशन पैदा हो जाए तो इसके नुकसानात क्या होते हैं? देखें दोस्तों, नुकसान ही होता है कि क्योंकि दिल से खून पूरे जिस्म में जाता है, इस बेतरतीबी की वजह से खून वहाँ पे कुछ हिस्सों में दिल के रुकना शुरू हो जाता है,
क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। और जब बाज़ का दिल मजबूत तरीके से, एक अच्छे तरीके से नहीं फेंक पाता पूरे जिस्म में खून को, तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, उससे भी बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। और इसी तरह से जो लोथड़े बनते हैं, क्लॉट बनते हैं दिल के अंदर एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से, तो वो क्लॉट फालिज की भी वजह बनते हैं और वो फेफड़ों के अंदर भी जाके मुख्तलिफ हिस्सों में खून की नालियों में जम जाते हैं, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा मसले बनते हैं। और किसी का ब्लड प्रेशर अगर नीचे चला जाए 90/60 से, तो फिर हार्ट फेलियर वाली पोजीशन भी बनती है। तो ये तमाम मसाइल जन्म लेते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से। मुझे उम्मीद है थोड़ी सी मेरी वजाहत से आपको समझ आ गई होगी कि एट्रियल फिब्रिलेशन कहते किसे गए हैं, दिल की धड़कन की बेतरतीबी कहते किसे हैं। अब हमेशा से हम दवाइयाँ तो देते रहे हैं, दवाइयाँ देने का क्या मकसद होता है, ताकि दिल की धड़कन में तरतीब लाया जाए। इनको हम एंटी अरिदमिक कहते हैं। क्यों इनको एंटी अरिदमिक कहते हैं? क्योंकि जो नॉर्मल साइनस रिदम होता है, यानी जो तरतीब से हमारा दिल की धड़कन होती है, वो होती है साइनोएट्रियल नोड से। लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से ये तरतीब खत्म हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं अरिदमिया। ए का मतलब होता है एब्सेंट ऑफ रिदम, अरिदमिया। तो एंटी अरिदमिक दवाई कौन सी होती है कि जो इस रिदम को वापस लाने की कोशिश करती हैं? क्योंकि अगर तो किसी का रिदम जो है वो वक्फे वक्फे से ख़राब हो लेकिन 7 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाए, तो इसको कहते हैं पैरोक्सिस्मल एट्रियल फिब्रिलेशन। लेकिन अगर किसी का जो दिल की बेतरतीबी है वो 7 दिन से ज़्यादा बरकरार रहे, तो इसको हम कहते हैं परसिस्टेंट एट्रियल फिब्रिलेशन। और अगर किसी की 12 महीने से भी ज़्यादा चल रही हो, तो इसको हम लॉन्ग स्टैंडिंग परसिस्टेंट एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। किसी की एट्रियल फिब्रिलेशन, किसी की दिल की बेतरतीबी जितने दिन ज़्यादा रहेगी, उतने ज़्यादा फालिज का डर होगा, उतना ज़्यादा दिल के अटैक का डर होगा, उतना ज़्यादा हार्ट फेलियर का डर होगा, उतना ज़्यादा क्लॉट जो है पूरे जिस्म में जाने का डर होगा, तो उतने ज़्यादा ही मसाइल जन्म लेते हैं। इसलिए डॉक्टर्स की कोशिश होती है कि जैसे ही कोई मरीज़ उनको आके बताता है कि उनको दिल धड़कता हुआ महसूस हो रहा है, दिल की धड़कन, उनको चक्कर आ रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा नकाहत हो रही है, तो इस तरह की जो अमूमी, या उनको सांस की तकलीफ़ हो रही है, या सीने में दर्द हो रहा है, तो इस तरह आमतौर पर जो अलामात होती हैं वो बताती हैं कि हो सकता है कि ये एट्रियल फिब्रिलेशन हो। तो डॉक्टर पल्स यानी आपकी नब्ज़ भी चेक करते हैं और फिर आपकी ईसीजी भी करते हैं। अब जो दिल को के रिदम को ठीक करने वाली दवाइयाँ होती हैं, जिसको एंटी अरिदमिक दवाई कहते हैं, जैसे कि बड़ी मशहूर है अमायाडोरोन है, फ्लैकेनाइड है, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। तो इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की हम दवाइयाँ देती हैं, लेकिन एक तो उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं, तो दूसरा क्या होता है कि दूसरा फिर उनकी वजह से फिर जो दिल का स्ट्रक्चर है वो तो तब्दील नहीं होगा। वो जो रिदम ख़राब था तो वो तो ख़राब ही चलता रहेगा और बार बार ऐसा होता रहता है। तो इसलिए फिर डॉक्टर्स ने एक नया तरीका निकाला था जिसको एब्लेशन कहते हैं। एब्लेशन होता है कि जलाना, यानी पहले तो मालूम किया जाता है कि दिल के जो एट्रिया के कौन कौन से हिस्से हैं जहाँ से ये नुक्ते या नए मसल जो हैं ये करंट फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद उनको फिर खून की नाली की मदद से कैथेटर को दिल के पास लेके जाते हैं और वहाँ पे फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं या हीट पैदा की जाती है, जिसकी वजह से ये नुक्ते जला दिए जाते हैं और जो नॉर्मल नुक्ता है, साइनोएट्रियल नोड है, वो काम करता रहता है, तो जिससे नॉर्मल रिदम वापस आ जाता है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि एक नया तरीका है, इलाज है, जिसको हम क्रायो बैलून एब्लेशन कहते हैं, यानी जलाया जाएगा लेकिन हीट से नहीं, क्योंकि हीट में एक तो ये बड़ा होता है कि फ़ायदा हो भी नहीं हो, फिर दूसरा बाज़ का क्या होता है कि जो करने वाला है, जो प्रोसीजर कर रहा है, कि वो कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है इस काम में। लेकिन क्रायो बैलून एब्लेशन का लफ्ज़ी मतलब क्या है? एब्लेट कहते हैं किसी चीज़ को जला देना, बैलून आपको पता है गुब्बारे को कहते हैं, और क्रायो कहते हैं कि जब आप कोल्ड, आप दर्जा हरारत कम करके वहाँ पे सर्दी पैदा करके फिर उसको उन टिश्यूज़ को जलाएंगे, तो इसे कहते हैं क्रायो बैलून एब्लेशन। कैथीटर यानी खून की नाली जो होती है, जैसे दो टांगों के दरमियान खून की नाली है, आर्टरीज होती हैं जो फेमरल आर्टरी, उनकी मदद से या रेडियल आर्टरी की मदद से डॉक्टर पहले तो कैथीटर को डालते हैं दिल की तरफ, और वो सामने देख रहे होते हैं यानी कि मॉनिटर के ऊपर। उसके बाद फिर वहाँ पे तशखीस की जाती है कि ये जगह हैं जहाँ से ये जो करंट आ रहा है, इसको आना नहीं चाहिए लेकिन यहाँ से आ रहा है, जो एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह बन रहा है। फिर वहाँ पे जब कैथेटर चला जाता है तो उधर एक गुब्बारे को फुलाया जाता है, एक बैलून को फुलाया जाता है, जिसके अंदर एक रेफ्रिजरेंट होता है, यानी ये कह लें कि ठंडक पैदा करने वाला एक मादा होता है। वो इतनी ठंडक पैदा कर देता है कि जिससे इर्द गिर्द का वहाँ का करीब का जो टिश्यू होता है, जिसको जलाना मकसद होता है, वो जल जाता है। जब एक दफ़ा वो जल जाता है तो नॉर्मल जो इलेक्ट्रिकल जहाँ से बरकी रो आ रही होती है या साइनोएट्रियल नोड है, तो सिर्फ उसकी हुक्मरानी हो जाती है, बाकी सारे जला दिए जाते हैं। तो कहा यह जाता है
कि जो क्रायो बैलून एब्लेशन प्रोसीजर है तो ये ज़्यादा जो है फ़ायदा देता है बनिस्बत रेडियो फ्रीक्वेंसी या हीट पैदा करने वाले उससे, और दवाइयों से तो ज़ाहिर है ये बहुत सुपीरियर है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे देखे गए हैं। तो इसलिए दोस्तों मैंने शुरू में ही यही कहा था इस वीडियो के कि वो लोग जो एट्रियल फिब्रिलेशन के मरीज़ हैं, जिनके घर में कोई ऐसा मरीज़ है जो दिल की धड़कन की बेतरतीबी का शिकार है और दवाइयाँ खा खा के या तो तंग आ चुका है या उसके साइड इफ़ेक्ट से तंग आ चुका है, तो वो आज ही अपने जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनसे वो बात करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपको इस प्रोसीजर जिसको क्रायो बैलून एब्लेशन थेरेपी कहते हैं फॉर एट्रियल फिब्रिलेशन, तो इसके बारे में थोड़ी वजाहत दें, बताएं कि इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, और जो अच्छे से अच्छा सेंटर है वहाँ पे कोशिश करें कि ये प्रोसीजर करवाएं ताकि एट्रियल फिब्रिलेशन से आपकी जान छूटे। दोस्तों इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से जो शेयर का ऑप्शन है उससे इसका जो लिंक होता है वीडियो का वो शेयर कर दीजिए करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।